Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. नेक्स्ट ये भी बहुत पूछा जाता है पिट्यूटरी ट्यूमर्स। तो पिट्यूटरी ट्यूमर का भी हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर जो होते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा होता है? दैट इज़ द पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा जो होता है ये एक बेनाइन ट्यूमर होता है। अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर एंड द फंक्शनिंग ट्यूमर। ठीक है, 80 कैपेबिलिटी ऑफ ट्यूमर cells to produce the hormone. It is based on the capability of the tumor cells to produce the hormones. ठीक है, नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर एंड द फंक्शनिंग ट्यूमर। नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर जो होते हैं, इट डज नॉट प्रोड्यूस द एक्टिव हॉर्मोन्स बाय देमसेल्व्स। एक्टिव हॉर्मोन्स ये खुद से नहीं बनाते हैं। ठीक है, दे मैकेनिकली कंप्रेस द सराउंडिंग स्ट्रक्चर सच एज द नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द ऑप्टिक सिस्टम। नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर जो होते हैं ये कोई एक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये कोई फंक्शन नहीं है इनका, है ना। हार्मोन की वजह से नहीं होता है ट्यूमर, किसकी वजह से होता है? ये कंप्रेशन करते हैं बराबर में जो पिट्यूटरी है, ऑप्टिक सिस्टम है, उसको। फंक्शनिंग ट्यूमर्स में क्या होता है? दे प्रोड्यूस अ हार्मोन इन एक्सेस। कोई एक हार्मोन है उसको एक्सेसिवली प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूमर सेल्स विच कॉजेज द सिम्टम्स डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ हार्मोन। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें अभी पीछे देखी हैं, उन सब में कुछ में ऐसा लिखा था कि पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से हाइपर सिक्रीशन हो गया, तो वो फंक्शनिंग ट्यूमर्स में आता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन का ओवर प्रोडक्शन हुआ तो दैट विल लीड टू द प्रोलैक्टिनोमास। ACTH का ओवर प्रोडक्शन हुआ, इट विल लीड टू द कुशिंग डिजीज। हमने कुशिंग डिजीज में भी देखा था। ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हुआ तो गाइगैंटिज्म या फिर एक्रोमेगली होगा। TSH प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द प्रोलैक्टिनोमास। प्रोलैक्टिनोमास क्या था? दैट वाज द प्रोलैक्टिन का ओवर प्रोडक्शन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमास। इट प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? दैट इज़ द अमीनोरिया, दैट इज़ द इरेगुलर पीरियड्स कॉज करेगा। ब्रेस्ट में डिस्चार्ज कॉज करेगा, दैट इज़ द गैलेक्टोरिया। इनफर्टिलिटी, सेक्शुअल डिसफंक्शन। ठीक है, और क्या होगा? वी हैव द, और हमने कुशिंग डिजीज पीछे पढ़ लिया है, गाइगैंटिज्म भी हमने पीछे पढ़ लिया है। TSH प्रोड्यूसिंग एडिनोमास ये रेयर होते हैं। कॉज इज गोइटर, दैट इज द इनलर्ज थायराइड ग्लैंड। सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे पिट्यूटरी ट्यूमर्स के? सिम्टम्स ये होते हैं कि हार्मोन का डिसफंक्शन होता है। इसमें पेशेंट को विजुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जब फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा जो होते हैं, दे प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स, there is excess amount of hormone will cause particular hormone disorder and symptom। देखो, जो फंक्शनिंग ट्यूमर्स थे हमने अभी पीछे देखा, अगर जिस टाइम पे फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमास होते हैं तो हो सकता है, मान लो हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन की बात चल रही है, ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर दिया, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल कॉज अ पर्टिकुलर हार्मोन डिसऑर्डर सिम्टम। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से गाइगैंटिज्म हुआ, अगर हमारे चिल्ड्रंस में हुआ, एक्रोमेगली हुआ, एडल्ट्स में हुआ, तो उसके जो क्लिनिकल फीचर्स थे वही फॉलो करेंगे। ठीक है, जो कि हमने पीछे पढ़े हैं, गाइगैंटिज्म में क्या थे, एक्रोमेगली में क्या थे। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, एक्रोमेगली में क्या थे? दैट वॉज ब्रॉड फेस था, लार्ज नोज थी, थिक लिप थे, जॉ इनलार्जमेंट था, स्पेसिंग थी, हाइपरसिमेंटोसिस थे, ये सब था। तो वही वाली बात हो गई। When pituitary adenoma becomes large, जब ये लार्ज हो जाता है तो क्या होता है? They compress and make the normal pituitary gland tissue hypo, that is non functional। समझ में आ रही बात? जिस टाइम पे पिट्यूटरी एडिनोमा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो ये क्या करता है? ये कंप्रेस करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है? नॉन फंक्शनल वाला क्या काम था उसका? दैट वाज कंप्रेसिंग पार्ट। तो जिसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया। अब हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हमने पीछे पढ़ाया था। हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से क्या होता है? ठीक है, दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन्स का हाइपोसेक्रेशन हो जाता है। मोस्ट ऑफन जो नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा होते हैं, दे ग्रो टू लार्जर साइज अनडिटेक्टेड एंड कैन रिजल्ट इन टू हाइपोपिट्यूटरिज्म। जो नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के, अब वो बड़े हो गए तो हमको कैसे पता लगेगा? और वो हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉज कर देते हैं। व्हेन पिट्यूटरी ट्यूमर्स कंप्रेस द ऑप्टिक सिस्टम, जब ये ऑप्टिक सिस्टम को कंप्रेस करता है तब विजुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। मोस्ट कॉमन विजुअल फील्ड डिफेक्ट एट आउटसाइड व्यू ऑफ ईच आई इज द बाईटेम्पोरल हेमी एनऑप्सिया। हेमी एनऑप्सिया का ये मतलब होता है कि देखो, मैं डायग्रामेटिकली बताती हूँ। देखो,
जो पेशेंट है, ये वाला पार्ट हमारा नेज़ल है और ये वाला टेम्पोरल है, ये दोनों आँखें हैं, एक राइट एक लेफ़्ट, ये नेज़ल है और ये टेम्पोरल है। तो जो पेशेंट को ये बाहर वाला जो टेम्पोरल वाला जो पार्ट है उसमें नहीं दिख रहा है, वहाँ से वो ब्लाइंड है, और नेज़ल वाले में दिख रहा है। It is ocular defect that leads to impaired peripheral vision in the outer temporal half of the visual field of each eye. It is a partial blindness, that is the bitemporal hemi मतलब आधा, anopsia. ठीक है. Next we have other symptoms क्या है? We have the memory disorder हो सकता है, that is the next we have the hydrocephalus that is the water on the brain, other brain dysfunctioning. ठीक है. pituitary adenomas are known to bleed spontaneously, ऐसा हो सकता है वो bleed कर जाए, so it will lead to the pituitary apoplexy. pituitary apoplexy जो होता है ये एक disorder होता है where there is either severe bleeding or loss of blood flow to the pituitary gland. या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, या पर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा देयर इज़ लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पेशेंट को हेडेक फील होगा, विजुअल डिसऑर्डर, आई मूवमेंट डिसऑर्डर, एंड देयर विल बी द ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पिट्यूटरी ट्यूमर का? मेडिकल और सर्जिकल रेडिएशन। ठीक है. प्रोलैक्टिनोमास फॉर एग्जाम्पल, उसका मेडिकली क्या ट्रीटमेंट है? दैट इज़ द मेडिकली हम उसको ब्रोमोक्रिप्टीन दे सकते हैं, और सर्जिकली अगर मेडिकल इंटॉलरेंस डेवलप हुआ तो हम उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। एक्रोमेगली में मेडिकली हम उसको दे सकते हैं ऑक्टेरियोटाइड दे सकते हैं, और सर्जरी में जब मेडिकल इंटॉलरेंस हो गया तो हम दे देंगे। रेडिएशन ट्रीटमेंट भी दे देते हैं कभी कभी, दैट इज़ द गामा नाइफ सर्जरी दे देते हैं एक्रोमेगली में। कुशिंग डिजीज़ में मेडिकली नहीं देते हैं, कुशिंग डिजीज़ में मेडिकली नहीं देते हैं, सर्जिकली देते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा सर्जिकल होता है कुशिंग डिजीज़ में। अगर वो फेल कर जाता है तो हम पेशेंट को रेडियो सर्जरी देते हैं। ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द TSH सिक्रीटिंग एडिनोमास। इसमें हम लोग मेडिकल नहीं देते हैं, इसमें हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, सर्जिकल देते हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं अगर सर्जरी फेल हो गई तो। सर्जरी की बात करें, सर्जिकल प्रोसीजर जो है हमारा तो दो तरीके से हो सकता है, दैट इज़ द कन्वेंशनल एंड न्यू सर्जिकल टेक्निक। जो कन्वेंशनल था दैट वो द ट्रांसस्फेनॉइडल सर्जरी। ट्रांसस्फेनॉइडल सर्जरी होती थी पहले, इंसीजन लगाया जाता था अंडरनीथ द अपर लिप, अपर लिप के नीचे लगाया जाता था, एंड इंट्रानेजल इंसीजन दिया जाता था। फिर इसमें 2 से 3 दिन चाहिए होते थे नेज़ल पैकिंग के लिए, और 3 से 5 दिन चाहिए होता था हॉस्पिटल का स्टे। लेकिन न्यू सर्जिकल टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करती है हमारे एंडोस्कोप का, दैट इज़ परफॉर्म्ड थ्रू अ नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल तो हमारी नॉस्ट्रल से परफॉर्म किया जाता है विदाउट कन्वेंशनल इंसीजन। इसमें कोई इंसीजन नहीं दिया जाता है, नेज़ल पैकिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट मिनिमल रहता है, हॉस्पिटल स्टे अराउंड 1 रात का होता है। 4 mm का एंडोस्कोप जो होता है वो प्लेस किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द ट्यूमर इन द स्फेनॉइड साइनस, और हमारे ट्यूमर को हम रिमूव कर लेते हैं। दिस इज़ द न्यू सर्जिकल टेक्निक। ठीक है.